आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम डॉक्टर सरोज बाला, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज अम्बाला कैंट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, बेसिक फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान, भारतीय अधिकारों का स्वरूप, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या स्वरूप है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 14 से 32 तक अधिकारों नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और भारतीय संविधान में वर्णित इन अधिकारों को कई पक्षों से विश्व के अन्य देशों के दिए गए मौलिक अधिकारों से भिन्न समझा जाता है। तो भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों की मूल विशेषता क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से विश्व के अन्य देशों से हमारे अधिकार भिन्न है, हमारा सिस्टम किस तरीके से अलग है, तो आइए देखते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बेसिक फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसमें पहला पॉइंट है मोस्ट इलेबोरेट, जिसको हम बोलेंगे अति विस्तृत। तो संविधान के तीसरे भाग में देखिए जो अधिकार हैं 12 से 35 अनुच्छेद में दिए गए हैं, जिसमें 24 अनुच्छेद जो वह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित हैं। 24 अनुच्छेद सिर्फ हमारे अधिकारों को डिवोट किए गए हैं। तो जिनमें से अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 और 35, इनमें ऐसे अधिकार, ऐसे साधारण उपबंध हैं जिनका संबंध सभी अधिकारों से है। तो अनुच्छेद 31 को हमारे जो संविधान के 44वां संवैधानिक संशोधन था उसके माध्यम से निकाल दिया गया था। तो आर्टिकल 44 को डिलीट कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 32 में नागरिकों के 6 मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। तो हमारे अधिकार बहुत इलेबोरेट फॉर्म में बताए गए हैं, बहुत ही विस्तृत रूप से हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, अधिकारों का वर्गीकरण। तो भारतीय संविधान के तीसरे भाग में जो मौलिक अधिकार अंकित किए गए हैं, उन अधिकारों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया गया है। इस भाग में अंकित मौलिक अधिकार हैं उनको 6 भागों में विभाजित किया गया है और जो प्रत्येक पार्ट है उसमें अधिकारों की व्याख्या अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग हेडिंग्स के अंडर की गई है, अलग अलग शीर्षकों के अधीन की गई है। तो जिन अधिकारों पर, विभिन्न मौलिक अधिकारों पर उचित उपबंध लगाए गए हैं, कुछ आधारों पर हमारे अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, तो उन सभी किन आधारों पर लगाए गए हैं, उन सभी अधिकारों के बारे में भी मौलिक अधिकारों का वर्णन, उन जो प्रतिबंध है किन किन आधारों पर किए गए हैं, लगाए गए हैं, उन सारे आधारों के बारे में भी डिटेल में वर्णन किया गया है। तो हमारे अधिकारों का वर्गीकरण प्रॉपर तरीके से किया गया है और हमारे अधिकारों पर प्रतिबंध के तरीके या प्रतिबंध के कारणों के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट बात आती है मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या है कि हमारे मौलिक अधिकार हैं असीमित नहीं है, उन पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन देखा जाए सार्वजनिक व्यवस्था और जो हमारी राज्य की सुरक्षा है, इसको ध्यान में रखते हुए हर अधिकार पर कोई ना कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इन अधिकारों पर इतने प्रतिबंध लगाए गए हैं, कुछ लोग तो इन प्रतिबंधों को देखते हुए कहते हैं कि भारत का संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकारों को देता है और दूसरे हाथ से वापस ले लेता है। इसके बाद बात आती है फंडामेंटल राइट्स, दीज आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए, हमारी जो मौलिक अधिकार हैं केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। हमारे जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं एक लिमिट तक ही हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती हैं। तो हमारे जो प्रतिबंध हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। कोई भी सरकार कोई भी ऐसा कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। केवल केंद्र या राज्य सरकारें ही नहीं, बल्कि देश की कोई भी ऐसी संस्था जो विधानकारी हो, ऐसी संस्था मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून की रचना नहीं कर सकती। तो संविधान के अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट बताया गया है कि राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों को समाप्त करता हो। तो इसलिए ऐसा कानून अगर बना भी दिया जाए तो ऐसे कानून को रद्द समझा जाएगा।
नेक्स्ट बात आती है राइट्स आर फंडामेंटल। तो देखिए हमारे जो अधिकार हैं बहुत ही मौलिक हैं, और किन आधार पर इनको मौलिक कहा गया है? इसका पहला ग्राउंड है कि देश के सर्वोच्च कानून में इनको अंकित किया गया है। दूसरा आधार है ये इसलिए भी मौलिक है क्योंकि इनके विरुद्ध संसद या राज्य विधानमंडल किसी भी तरह का कानून नहीं बना सकती। तो इसलिए ऐसे अगर सरकार ने कोई ऐसा कानून बना भी दिया तो ऐसे अधिकारों को, ऐसे कानूनों को रद्द समझा जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कि ये अधिकार न्यायोचित है क्योंकि इनको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनकी शरण ली जा सकती है। अगर इन अधिकारों को अवहेलना की जाए, कोई अवहेलना करता है, तो एनी पर्सन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। तो इस आधार पर भी इनको मौलिक कहा गया है। और नेक्स्ट इनको मौलिक मानने का आधार है कि इनका पालन करना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य स्थानीय सरकार है उन सब के लिए कंपलसरी है, उनका कर्तव्य है। तो इस आधार पर इनको मौलिक माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट्स enshrined only on part 3 of the constitution are fundamental। जो संविधान के केवल तीसरे भाग में अंकित अधिकार हैं, सिर्फ वही अधिकार मौलिक हैं। तो विभिन्न अनुच्छेदों में जो अंकित सभी अधिकार हैं, सभी अधिकार मौलिक नहीं है। सिर्फ मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के पार्ट 3 में अंकित किए गए हैं, उन्हीं अधिकारों को मौलिक माना गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देखिए राइट टू वोट है, मत देने का अधिकार है। परंतु यह अधिकार मौलिक नहीं है क्योंकि इसको संविधान के भाग तीसरे में अंकित नहीं किया गया है। तो मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। तो इसलिए ऐसी संवैधानिक व्यवस्था की गई है जिसके आधार पर सिर्फ तृतीय भाग में अंकित अधिकारों को ही मौलिक माना गया है। नेक्स्ट बात आती है राइट्स आर जस्टिशिएबल। अधिकार न्यायोचित है। इसका मतलब क्या है कि हमारे संविधान के जो तीसरे भाग में जो राइट्स दिए गए हैं वही सभी राइट न्यायोचित है। उनके लिए अगर कोई इन अधिकारों की अवहेलना करता है तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय में डायरेक्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार इस तरह की व्यवस्था की गई है और न्यायालय उसके अधिकारों को पूरी तरीके से लागू करवाने के लिए कार्रवाई करेंगे, निर्देश जारी करेंगे, जिसका पालन प्रत्येक सरकार या व्यक्ति को करना आवश्यक होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उसके माध्यम से अधिकारों को लागू करवाने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। जो अधिकार हैं भंग किए जा सकते हैं। देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 352, 356 एंड 360 इसके द्वारा राष्ट्रपति को आपात स्थिति की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है, आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है और आपात स्थिति की घोषणा के द्वारा इन अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है। तो इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 32 है जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर भी राष्ट्रपति आपात स्थिति के समय प्रतिबंध लगा सकता है। तो यहाँ ये जानने वाली बात है कि जो हमारा अनुच्छेद 21 है जो हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, ऐसी कंडीशन में हमारा आर्टिकल 21 है उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, उसको भंग नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी स्थिति है। अनुच्छेद जो 21 है उसको स्थगित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात आती है पार्लियामेंट कैन कर्टेल द फंडामेंटल राइट। संसद है मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों वाले अध्याय सहित सारे ही संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि संसद साधारण कानून द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके लिए उनको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए। और यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को रद्द कर देगा अगर कोई कानून साधारण कानून की तरीके से मौलिक अधिकारों में अगर परिवर्तन किया जाए। तो इसलिए संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन कर सकती है। मौलिक अधिकारों में राज्य विधानसभा बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकती क्योंकि उनको संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। नेक्स्ट बात आती है कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है।
प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, भारतीय संसद को संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और संविधान यह व्यवस्था करता है कि संसद मौलिक अधिकारों वाले अध्याय समेत पूरे ही संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन 1973 में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुकदमे में निर्णय दिया था, केशवानंदा भारती केस जिसको कहते हैं, जिस नाम से जाना जाता है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया था कि संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जाएगा जो संविधान की किसी एसेंशियल विशेषता या संविधान के मौलिक ढांचे की अवहेलना करता हो। तो इसलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संविधान की एक आवश्यक विशेषता है और संविधान के मौलिक ढांचे को एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। तो इसलिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संविधान के मौलिक ढांचे के इंपॉर्टेंट पार्ट होने के नाते संविधान में संशोधन करते समय सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी तरीके से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करे। तो इसलिए मूल ढांचे को इंपॉर्टेंट माना गया है। नेक्स्ट बात आती है, राइट्स आर मेंट फॉर ऑल सिटीजन्स। जो मौलिक अधिकार हैं सभी नागरिकों के लिए हैं। भारतीय मौलिक अधिकारों की एक विशेषता यह भी है कि ये किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, वर्ग के लोगों को नहीं दिए गए, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान ये अधिकार दिए गए हैं। इसको लेकर किसी भी तरह की जाति, धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात आती है, राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। सशस्त्र सेनाओं के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है, विशेष शक्ति दी गई है कि वह सशस्त्र सेनाओं के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये सेनाएं अपने कर्तव्यों को उचित रूप से निभा सके और देश की सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा डिसीजन लिया गया है। यदि संसद चाहे तो देश की सुरक्षा के हित में सशस्त्र सेनाओं के मौलिक अधिकारों को कानून के द्वारा समाप्त भी कर सकती है। तो देखिए, राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है हमारे मौलिक अधिकारों में। नेक्स्ट आता है, ओनली द राइट्स इंक्लूडेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स। तो भारतीय संविधान के सिर्फ तीसरे अध्याय में शामिल अधिकारों को ही मौलिक अधिकार माना गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के किसी भी अन्य अनुच्छेद में दिए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। सिर्फ थर्ड जो पार्ट है, तीसरा भाग है, उसमें दिए गए अधिकारों को ही मौलिक माना गया है। बाकी संविधान में कहीं पर भी कोई अधिकार का वर्णन किया गया है तो उस अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना है। तीसरे अध्याय से अलग किसी भी अधिकार को मौलिक नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट आता है, प्रोविजन ऑफ स्पेशल राइट्स फॉर माइनॉरिटी। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों की व्यवस्था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30, 29 एंड 30, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था की गई है ताकि अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक अधिकारों की विशेष व्यवस्था की गई है, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज को। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है, अकॉर्डिंग टू सोशल सर्कमस्टांसेस। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं वह अधिकार भारत की सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल भी है, क्योंकि ये अधिकार भारत के सभी लोगों के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति या वर्ग से संबंधित हो, ये अधिकार सभी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस आधार पर हम अंत में कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम अगर कहें, निष्कर्ष के रूप में कहें, तो यह व्यवस्था बहुत ही विस्तार पूर्वक दी गई है। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख के इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं और ये अधिकार सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध है और न्यायोचित होने के कारण इन अधिकारों को न्यायालयों के द्वारा लागू कराया जा सकता है और संसद केवल संवैधानिक संशोधनों के द्वारा ही इन अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है और संकट काल के समय इन अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है और सशस्त्र सेनाओं के अधिकारों को संसद कानून के द्वारा समाप्त कर सकती है, जबकि ये अधिकार सभी नागरिकों के लिए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।